एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं यूजीसी का पेपर, यूजीसी नेट का पेपर जो कि जून 2025 का है, सबसे लेटेस्ट। और उसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए थे और 50 तक हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो तो हम थोड़े ही क्वेश्चंस को करेंगे और इतने करेंगे कि आपको जितने करें उतने एटलीस्ट लर्न हो पाए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम देने की नीड है। चलिए शुरू करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा जो 26 था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था, तो हम अब करेंगे 27 से। तो इसमें हमें क्या करना है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्राइमरली इन्वॉल्व्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नॉर्मली क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो हम अपनी धारणा तैयार करते हैं, डेटा को जो भी हमारा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, धारणा के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं, और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करते हैं या नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो हम इसमें हटा देंगे अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो भी अजम्पशन होता है वो फॉर्मुलेट करते हैं, फिर डेटा का कलेक्ट करते हैं और फिर जो भी कंक्लूजन वगैरह होते हैं उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से हम ABC देखेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से कम टाइम में हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क्सियोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने कॉइन किया था, तो मार्क्सियोलॉजी टर्म को DP मुखर्जी ने यूज़ किया था। उसके बाद है जो सूट्स का योगदान उनकी मिश्रण करने की क्षमता में निहित है। तो सूट्स का योगदान किस में निहित है, तो फिनोमेनोलॉजी जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो कर ही लेंगे, बहुत ही आसान है, और मैंने ऑलरेडी हर्सल को पढ़ा ही रखा है, तो आप जान ही रहे होंगे कि किसका है इस पे काम। तो हर्सल ने क्या कहा और वो जो सूट्स थे वो किससे प्रभावित थे, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। हर्सल का घटना विज्ञान द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ, मीड का वेबर के वेस्टहेन के साथ अंतःक्रियावाद, वेबर के क्रिया सिद्धांत के साथ हर्सल का घटना विज्ञान, हर्सल का घटना विज्ञान और दुर्खीम का समाजशास्त्र। तो उन्होंने क्या किया है, दोनों को ही लिया है, हर्सल और वेबर दोनों की के लिए इनकी फिनोमेनोलॉजी और इनके एक्शन थ्योरी, इनका शुरू ही वेबर के क्रिटिक से ही होता है। तो ये दोनों के ही आइडियाज़ को लेते हैं और हर्सल के जो लाइफ वर्ल्ड है और उसकी बात, सोशल वर्ल्ड जो जीवन जगत की बात की उसकी बात करते हैं, तो दोनों की ही बात करते हैं। इनके एक्शन थ्योरी को ही वो वहीं से शुरू करते हैं कि सिर्फ मीनिंग की ही बात नहीं होती, बल्कि मीनिंग के और आगे बढ़कर बात होती है। ऐसा नहीं कि जो प्रभावित होता है बस वही है, और उसमें जो भी मीनिंग निकले वो सामने वाला भी समझे, तो उन्होंने उससे आगे जाके बात की है। तो अगर आप हमारा लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सूट्स का क्या कह रहा है, और आपको फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद है, जब कोई उपसंस्कृत स्पष्ट रूप से और जानबूझकर बड़ी संस्कृत के कुछ पहलुओं का विरोध करेगी। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में बताया है कि कौन सा टर्म होता है, तो जब इसमें क्या करेगी, विरोध करेगी, तो उसको हम कौन सी उपसंस्कृति कहेंगे, वो हमारी हो जाएगी काउंटर कल्चर, प्रति संस्कृति, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्यात्मक विश्लेषण में प्रणाली स्तर और भिन्न और बहु प्रणाली की अवधारणा को किसने पेश किया। तो यहाँ पे डिफरेंट एंड मल्टीपल सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम लेवल की, तो ये किसने किया है। अगर आप सिस्टम लेवल से देखेंगे तो आपका ध्यान जाएगा पार्सन्स की तरफ। अगर आप देखेंगे डिफरेंट एंड मल्टीपल सिस्टम इन फंक्शनल एनालिसिस, तो फंक्शनल एनालिसिस की बात किसने की, अगर ऐसे आप देखेंगे तो मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो पाए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पार्सन्स, मर्टन, मालिनोव्स्की या फिर लेवी। तो यहाँ से आप करेंगे फंक्शनल एनालिसिस से, तो मालिनोव्स्की हो जाएगा। अगर आप सिस्टम पे जाएंगे तो पार्सन्स की तरफ चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मालिनोव्स्की। उन्होंने क्या किया है, भिन्न और बहु प्रणाली की अवधारणा को यूज़ किया है। ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल सिस्टम। उसके बाद वो शब्द कौन सा है जो इस विचार को परिभाषित करता है कि लोग उन लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे जो उनके समान चीज़ें पसंद करते हैं। तो जब उनके समान चीज़ें पसंद करेंगे तो उनको हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे,
वे लोग जिन्हें आप जानते हैं, या फिर होमोफिली यानी समलैंगिकता, या फिर ऑनलाइन समुदाय, या फिर तकनीकी नियतवाद। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका होमोफिली, क्योंकि समान चीज़ें पसंद करते हैं, तो समलैंगिकता ही होता है होमोफिली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इज़ यूज्ड व्हेन। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कब यूज्ड होती है? काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को कर रही हूँ ताकि आप भी परेशान ना हो, बहुत ही आसानी से कर लें। और अभी आपके पास टाइम भी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग कब यूज्ड होती है? मूल जनसंख्या का विस्तार पहले से ज्ञात नहीं है तब। मूल जनसंख्या की विशेषताएं पहले से ज्ञात नहीं होती हैं। नमूना आकार पहले से परिभाषित नहीं है, या फिर प्रत्येक चरण में पुनः परिभाषित किए जाने वाले मानदंडों के साथ नमूना तत्वों को बार बार चित्रण किया जाता है, या फिर नमूनाकरण तब समाप्त होता है जब नमूने का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत ही आसानी से आंसर समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है कि नमूनाकरण तब समाप्त होता है जब नमूने का अध्ययन किया जाता है। तो इस वजह से ये तो ऐसे ही पढ़ने में ही रॉन्ग लग रहा है, तो ई को हटा देते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी जो बचता है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मीडिया मानक सिद्धांत के जो भी विकास हैं वो आपको बताने हैं, तो कैसे कैसे डेवलप हुए वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सोशलिस्ट, लिबरलिज्म, अथॉरिटेरियन, सोवियत, ये डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अथॉरिटेरियन की सबसे पहले बात हुई थी, तो अथॉरिटेरियन तो आपका पहले होगा। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सी 2 एंड 4, जिसमें सी पहले है, तो इसी में से हमको देखना है। और अथॉरिटेरियन के बाद फिर क्या हो जाएगा इसमें, अगर देखा जाए तो अब लिबरलाइजेशन पहले होगा या फिर सोवियत पहले होगा, इसमें थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका लिबरलाइजेशन, उसके बाद अथॉरिटेरियन के बाद क्या आएगा, लिबरलाइजेशन, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा आपका इसमें 4। तो अब आपको याद कैसे करना है, अथॉरिटेरियन पहले होगा, फिर लिबरलाइजेशन होगा, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उसके बाद फिर आपको क्या होगा, सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी हो जाएगी, फिर डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी हो जाएगी। तो डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी को सबसे लास्ट में लगाना है और अथॉरिटेरियन को सबसे पहले लगाना है। तो इस तरह से आपको करना है, और ये ध्यान रखना है कि जो डेवलपमेंट थ्योरी थी उससे पहले क्या था, सोवियत था, ताकि आपको लास्ट का थोड़ा समझ में रहे कि सोवियत के बाद डेवलपमेंट होगा और पहले क्या होगा, अथॉरिटेरियन। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से कर पाएंगे। हालांकि क्वेश्चंस ऐसे हैं कि थोड़ा सा लगता है कि सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, तो बहुत ही डिफरेंट ही पेपर बना था, तो इसलिए इसमें टाइम भी लग सकता है। और आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आप इसके आधार पे सोच सकते हैं कि उसका लेवल कैसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे डेज़ आ रहे हैं ना, वैसे वैसे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही उनका लेवल हाई हो रहा है। कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा लो भी हो जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको अपना प्रयत्न करते रहना है, लगातार स्टडी करती रहना है, और जो मेहनत करेगा उसको रिज़ल्ट तो एक ना एक दिन मिलेगा ही। चलिए फिर हम लोग भी मेहनत शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत से अनुबंधित श्रमिकों को काम करने के लिए दुनिया भर में निम्नलिखित उपनिवेशों में से स्थानांतरित किया गया था। तो इसमें किसमें किया गया था, औपनिवेशिक भारत में अनुबंधित श्रमिकों को काम करने के लिए दुनिया भर में जो भी थे उपनिवेश, उसमें इसमें स्थानांतरित किया गया था। तो ये हम लोगों को ढूंढना है। और अब देखिए मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सूरीनाम में था, कोलंबिया, फिजी, उसके बाद मॉरिशस और न्यू गिनी। ए डी ई की ई किस में है, फिजी या फिर कोलंबिया, ABC।
हाँ, तो let's do again. ओके। औपनिवेशिक भारत में से अनुबंधित श्रमिकों को काम करने के लिए दुनिया भर में निम्नलिखित उपनिवेशों में स्थानांतरित किया गया था। तो हमने इसमें किया सूरीनाम, कोलंबिया, फिजी, मॉरिशस, न्यू गिनी, और इसमें से ये ढूंढना है किसमें स्थानांतरित किया गया था। तो सूरीनाम तो है, और इसमें हमें देखना है कोलंबिया तो नहीं, फिजी, मॉरिशस, न्यू गिनी, इसमें से ढूंढना है। तो हमारा हो जाएगा मॉरिशस, फिजी और सूरीनाम। न्यू गिनी और कोलंबिया नहीं होगा, तो इस वजह से आंसर हमारा जो बनेगा वो होगा सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस। ACD ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2। इसमें बहुत टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे लिए भी न्यू हैं, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा सोचने में टाइम लग जाता है। तो आपको भी ऐसे ही टाइम लग रहा होगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस सोशियोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है तो थोड़ा सा ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। और अब ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, ऐसी खोज प्रकाशित हुई कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है और पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत के लिए खतरा बन सकता है। तो ये क्वेश्चन तो UGC नेट में आया हुआ है, तो इस वजह से इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आपने उसमें देखा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की और इसकी बात हुई है, और ये लोग भी पूछे गए हैं जो इसमें हैं। तो इसमें कौन से हैं, श्नाइबर, गोड, रैशन कार्सल, और आपने देखा ही है कि इन लोगों का उसमें है डोनिला मीटोन या शेरवुड, रोलेन और मारियो मोलिना। तो ये रिपोर्ट आई थी शेरवुड, रोलेन और मारिना मोलिना की, तो ये इसी वजह से ऑप्शन हो जाएगा ये। और ये UGC का रिपीटेड क्वेश्चन है, इस फॉर्म में नहीं आया है लेकिन इनका पूछा गया है, और एसन कार्सल का भी पूछा गया है, तो वो भी आप जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट अब मिली है मैचिंग, तो इनको मैच कर लेते हैं बुक्स को, और देखते हैं हमारी जो पहली बुक है वो है नहीं, कंट्रीब्यूशन है। हाँ, कंट्रीब्यूशन मैक्स मुलर का हमें देखना है। तो अभी इधर पहले इन्होंने राइटर दे दिया है, तो वो बताना है। चलिए, मैक्स मुलर का है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन, A में 3, और A में 3 हमारा 2 एंड 3 में है, तो इसमें से हमें देखना है कौन सा आंसर है। उसके बाद है मॉर्गन की, और इनकी तो हम लोग जानते हैं एंशिएंट सोसाइटी, हम आपको बता भी रखे हैं बुक वाली प्लेलिस्ट में, तो ये भी इन दोनों में रखा है, अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है। फिर है PV काने, तो PV काने का क्या है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। अब मिल गया आंसर C में 1, और अगर आप C में 1 करते तो भी 2 में था, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती जब तक आपको 3 4 ना पता होता है। और एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ भी पता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, चारों ही बुक्स आपको सभी को बहुत अच्छे से लर्न है, और अगर नहीं लर्न है तो लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। तो जब ये इस तरह से रहते हैं 2-3 ऑप्शन वाले, तो आप लोग जो लोग भी UGC नेट वगैरह का पेपर दे रहे हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती होगी, और ऑनलाइन में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में, और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मुझे तो ऑफ़लाइन ही सही लगता था, ऑफ़लाइन होता तो बेटर था। बाकी अब समय के अनुसार सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इसमें एक तो ऑप्शंस भी इतने सारे रहते हैं, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। या तो ऑप्शंस कम रहें तो हम तुरंत फाइंड कर लें क्या है, अब उससे भी देखना है, फिर इससे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग कैसे सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। हम लोग के टाइम में ठीक था। वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है वो ढूंढना है हमको। तो वो है मध्यस्थता करना, दृढ़ विश्वास, समझौता, सांत्वना और मध्यस्थता। आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन एक ना एक आता ज़रूर है हर एग्ज़ाम में। इसमें आपको एक ना एक हटाना होता है, तो इस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, इसको काफ़ी आता रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या शामिल है। इसमें हमारा मध्यस्थता करना तो शामिल हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में हो जाएगा समझौता
और इसके साथ साथ हो जाएगा मेडिटेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ACND। ACND है हमारा 4 में, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और दृढ़ विश्वास और सांत्वना से कोई मतलब नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन मैचिंग है, तो हमें मैच करना है और मैचिंग बहुत आसान है। रिस्क सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट की है और साइलेंट स्प्रिंग आपको पता ही आ चुकी है कार्सल की, मैंने पहले ही बताया था। पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बुक जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है गिडिंग्स की। पॉपुलेशन बॉम्ब भी आ चुकी है पॉल एनरिच की। तो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज शायद ही किसी की ना पता हो, तो इसे लर्न कर लेना, एंथोनी गिडिंग्स की है, बाकी तो हम लोगों को सब पता ही है। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ बुक्स नई देखने को मिलेगी। किसके अनुसार पूंजीवाद न केवल शारीरिक श्रम बल्कि भावनात्मक श्रम की भी मांग करता है, विशेषकर अतिथि के संदर्भ में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो किसके अनुसार पूंजीवाद केवल शारीरिक श्रम की नहीं बल्कि भावनात्मक श्रम की भी बात करेगा। तो इसमें किसकी बात हो रही, इमोशनल लेबर। और इमोशनल लेबर पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट में कि किसका है क्या है, काफ़ी कुछ बताया है। तो इस तरह से आप अगर उसको रेगुलर देखते रहेंगे तो ये तो आपका फ़ायदा होगा। और यूनिक ट्रिक के साथ मैंने समझाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटलर, बेटी फ्रीडन, हॉस्चाइल्ड या अन्ना ओकले। जिसने हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखा होगा उसको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट किसका है। तो ये कॉन्सेप्ट है हॉस्चाइल्ड, और उसमें मैंने बताया था इमोशनल है। और इमोशनल क्या है, एक बच्चे के साथ कुछ इमोशनल काम करवा रहे हैं ऐसे करके, उसमें मैंने बताया था और ट्रिक बताई थी कि इनका नाम भी है चाइल्ड। तो इमोशनल को आपको चाइल्ड से मिला देना है, इमोशनल चाइल्ड, और इस तरह से हॉर्स चाइल्ड आप बहुत आसानी से इस आंसर को कर लेंगे। तो ऐसे ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट पूछा है अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन की बात किसने की, अविकृत संचार। तो मैनुअल कासल्स, बोरदेवी, हेबरमास या कार्लमन ही। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका हेबरमास का। तो इस तरह से आप नए नए कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय whom among the फॉलोइंग। तो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म सबसे पहली बार किसने कॉइन किया था। जिसने भी मेरी सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म की वीडियो को देखा है उसे भी पता होगा। नॉर्मली ये तो सबको पता है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की है, जिसमें मैंने मीड और ब्लूमर और गॉफमैन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आप बहुत अच्छे से बता पा रहे होंगे कि जो टर्म कॉइन किया था वो किसने किया था। टर्म तो ब्लूमर ने कॉइन किया था। ये काफ़ी पूछा जाता है और इस वजह से आप इसको बहुत ही अच्छे से, अगर आपको सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव में कुछ भी जानना है तो आप सिंपली जाके हमारी जो पीजीटी लेक्चर वाली जो सीरीज़ है उसमें आप जाके देख लेना, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। और पता नहीं कब कौन सा कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने इस वजह से कोशिश की है कि सब आपके साथ जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो शेयर करें। तो आप इसको देखना ना भूलें। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज इन्हेंस करना है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें सिंपली चीज़ें बताई हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में हेल्प करेंगी। तो ये जो था ये सेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो उसमें भी था, और उसमें आई थिंक शायद इसका ईयर भी पूछा था 1937। तो ये भी कहीं कहीं पूछ लेता है कि कौन से ईयर में आया है। और मैंने अपने लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया है कि इनको कब ऑफ़र मिला था कौन सी बुक एडिट करने को, तो इन्होंने क्यों लिखा था, किसने बोला था, क्या पता वो भी पूछ ले। वो जिस बुक में इन्होंने टर्म कॉइन किया था वो 1938 में पब्लिश हुई थी, तो क्या पता वो पूछ ले। अब ये सब कुछ अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको मेरा वो लेक्चर देखना पड़ेगा, और फिर आपका क्वेश्चन जो भी है वो गलत नहीं होगा। और किस बुक में कॉइन किया था, कौन सी बुक कब पब्लिश हुई थी, या एडिटेड बुक में था, क्या था, सब कुछ वहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको जानना है तो जाकर देख लेना। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च वर्क है AR देसाई का। तो उसे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, और जहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों के साथ भी होती होगी। चलो फिर कर लेते हैं इसको और लगा लेते हैं इसको सीक्वेंस में।
रूरल सोसाइटी इन इंडिया जो बुक है वो 1959 में आई है। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975 में आई है। अ प्रोफाइल ऑफ स्लम जो है वो 1972 में है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो होना चाहिए सबसे पहले डी। तो डी, क्योंकि 48 है और डी हमारा एक ही में है। और अगर ऐसे देखेंगे तो क्योंकि 48 तो पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 59 होगा, फिर 72 होगा, तो ऐसे तो हमारा ये होता, लेकिन इसमें बी सी फिर नहीं मैच होगा। और जो आयोग ने आंसर दिया था, आयोग के अकॉर्डिंग आंसर इसमें जो था वो 2 था, मतलब ए डी सी। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, या तो लास्ट का मैच होगा सी बी, या तो स्टार्टिंग का मैच होगा ए डी, क्योंकि इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए डी ए सी बी होगा, और ये किसी में दिया नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, लास्ट का मान लिया सी बी, और स्टार्टिंग में का मानेंगे डी ए तो भी नहीं सही होगा, अगर लास्ट का मानेंगे तब तो भी नहीं सही होगा, क्योंकि ये इन्होंने ऑप्शन ही नहीं बनाया, पर इन्होंने पीछे का देख लिया सी बी। तो सी बी यानी ये लास्ट में प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम जो है वो 1972 है, उसके बाद लास्ट में क्या है 1975 वाली है बी। तो इन्होंने पीछे से देख लिया है कि स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया सबसे लास्ट में होगी, और पहले से नहीं देखा कि पहले कौन सी होगी 1948 वाली। तो इस तरह से इसका आंसर जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं बना है, पर आयोग ने जो आंसर बताया वो 2 है, और 2 के अनुसार इन्होंने लास्ट के 2 मैच किए हैं। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, अगर आप इधर से देखोगे तो ये मैच होगा, उधर से देखोगे तो वो मैच होगा, और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन मैचिंग। आप क्या वो होता ना है, आप जिस चीज़ से पीछे भागो फिर वही चीज़ आपको बार बार देखने को मिलती है। तो अब हम लोग को करना ये पड़ेगा कि मैचिंग वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लगाव करना पड़ेगा। चलिए फिर मैच करते हैं। कंप्यूटिंग फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये किसका है? ये है कैटन एंड डनलप का। POET जो मॉडल है वो किसका है? डंकन का। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन किसका है? मॉल एंड स्पार्कन का, और इनकी थ्योरी ही है इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जिसको हम EMT के नाम से जान सकते हैं शॉर्टकट में। तो EMT थ्योरी अगर आएगी या इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी करके, तो वो किसकी हो जाएगी? मॉल और स्पार्कन की। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद कर लेना, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट है सोसाइटल इन्वायरमेंटल डायलेक्टिकल, तो ये हो जाएगा आपका एलन स्नाइबर। तो इस तरह से ए में 4 तो एक ही में है, चलो एटलीस्ट यहाँ तो आसानी हो गई। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान के बारे में समझ से जुड़ा हुआ है। टेलीफोन के विपरीत मुद्रित पृष्ठपूर्ण भागीदारी की मांग करता है। मुद्रण व्यक्तिवाद की तकनीकी है। सिनेमा ठंडा माध्यम है, टेलीविज़न ठंडा माध्यम है, या माध्यम संदेश है। इसमें फिर से हमें छांटना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो देखना है हमें। तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रिंट इज टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ये तो ठीक है। यहाँ पे अनलाइक की है बात, इस वजह से ये नहीं होगा। कोल्ड मीडियम ये नहीं होगा। टेलीविज़न इज़ अ कोल्ड मीडियम होगा, और मीडियम इज़ अ मैसेज तो सही ही होगा।
तो सिनेमा इज़ अ कोड मीडियम नहीं है, टेलीविज़न इज़ अ कोड मीडियम है, और प्रिंट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म है। तो इस वजह से आपका जो आंसर बनेगा वो बी, डी और ई बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैचिंग है, तो अब मैचिंग से बहुत ज़्यादा फ्रेम करना है सभी को, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह से नहीं आया, लेकिन सेट में भी आपने देखा है कि मूवमेंट के टाइप्स पूछे गए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर वहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा और डिटेलिंग की होगी तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं देखा होगा तो फिर नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। करिस्मेटिक, आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो मूवमेंट है वो है के वुमेन का। एक्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, ये तो काफ़ी अच्छा है, ये है पार्थ मुखर्जी का। उसके बाद है, तो आंसर हमारा ए में 3 यहीं से मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। रिवोल्ट, रिबेलियन, रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशन, ट्रिपल आर की बात किसने की है? घनश्याम शाह। रिफॉर्मिस्ट, ट्रांसफॉर्मेटरी एंड रिवोल्यूशनरी, ये किसका है? के वुमेन का, एम.एस. राव का। तो एम.एस. राव का आप अगर याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ट्रांसफॉर्मिस्ट, ट्रांसफॉर्मेटरी, रिफॉर्मिस्ट, ट्रांसफॉर्मेटरी एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये एम.एस. राव के। और आपको एक ही नहीं, आपको जितने भी नहीं आते हैं वो सारे ही लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मूवमेंट पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो यही टाइप्स देगा, इनका इसमें, इनका इसमें, इनका इसमें मिक्स करेगा, और फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो चलिए लर्न कर लेते हैं। CIO जो है वो किसका है? CIO है के वुमेन का। तो CIO को हमने मिलाया के वुमेन, करिस्मेटिक, आइडियोलॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे भी करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज से भी आप कर सकते हैं। एक्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, AAT किसका है? पार्थ मुखर्जी। तो AAT को पार्थ से मिला दो, AAT। एक्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, रिवोल्ट, रिबेलियन, रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन। तो रिवोल्ट, रिबेलियन, रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन किससे हो जाएगा? घनश्याम शाह। जब यहाँ पे ट्रिपल नहीं 4 टाइम्स R होगा तो वो हो जाएगा घनश्याम शाह। रिफॉर्मिस्ट, ट्रांसफॉर्मेटरी एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, एम.एस. राव का हो जाएगा। अब ये भी कर सकता है कि अगर आपने 4R याद कर लिए तो इधर का इधर, इधर का इधर डाल देगा, तो आप इस तरह से ना करके आपको इनका नाम ही याद करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी एक का जो भी याद अच्छा लग रहा है वो याद कर लो। आप के वुमेन का याद कर लो, करिस्मेटिक, आइडियोलॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल के वुमेन, ठीक है। और एक और याद कर लो कोई, ताकि इधर उधर मैच करे तो आपको याद हो जाए। अगर एक्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव पार्थ मुखर्जी का थोड़ा सा अलग है, वो भी कर सकते हो। एम.एस. राव का तो पूछा ही जाता है, क्योंकि इनका काम भी मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा है। तो रिफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव और रिवोल्यूशनरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब किसी भी तरह आप याद करो, लेकिन आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है अरेंज द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए, मैंने सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, सेल्फ के बारे में भी बताया, कैसे आई मी बनेगा, किस तरह से जनरलाइज्ड अदर, सिम्बॉलिक अदर में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से टर्म इन लोगों ने यूज़ किए हैं। जैसे गॉफमैन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसमें सिविलियन अटेंशन वगैरह काफ़ी अच्छे से बताया, जो कंफ्यूज कर देता है कि क्या होता है स्टिग्मा, असाइलम, और बहुत सारे जो भी टर्म आते हैं, ड्रामाटर्जिकल थ्योरी, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो अगर आपने वो देखा है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, और नहीं देखा तो मे भी थोड़ा सा डाउट हो जाए। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। हमें इसमें क्या करना है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले उसमें मैंने क्या बताया था, बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी उसको इमिटेशन, मतलब इमिटेशन करते हैं, इंगेजिंग इन इमिटेशन। तो अगर आप
आपने देखा होगा ध्यान से, सबसे पहले हम अनुकरण में लगाना लगते हैं। तो आपका सिर्फ एक ही से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन सी है वो सिर्फ एक ही में है, तो यहीं से आपका काम हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो बस आपको करना है कि आपको ध्यान से देखना होता है। जब भी हम सेल्फ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्ले गेम जो होता है उसमें हम इंगेज होते हैं। गेम में जो हम प्ले स्टेज होती है वो पहले होती है, उसके बाद क्या होता है, गेम स्टेज होता है। जो इसमें मैंने बताया था, प्ले स्टेज में क्या होता है, रोल प्लेइंग करते हैं, जिसमें मॉम बनते हैं, डैड बनते हैं, और वो 2 साल तक की स्टार्टिंग की फ़ेज़ रहती है, जिसमें हम दूसरे के रोल को प्ले करना सीखते हैं, इनकी जगह पे करते हैं। उसके बाद क्या होता है, गेम स्टेज हो जाता है। बस उन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे लिख दिया। फिर गेम स्टेज में क्या होता है, गेम स्टेज में हम लोग रोल टेकिंग करते हैं, मतलब दूसरे का रोल, जैसे कि हम कभी गांधी की भूमिका निभाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो हम दूसरे का रोल वहाँ पे टेक करने लगते हैं, तो रोल टेकिंग हो जाता है। तो उसमें मैंने रोल टेकिंग, रोल प्लेइंग भी बताया है। और उसके बाद क्या होगा, जनरलाइज्ड अदर हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है सिंबॉलिक अदर और जनरलाइज्ड अदर का क्या मीनिंग है, तो वो भी आप जाके देख लेना। फ़िलहाल हम जनरलाइज्ड अदर यहाँ पे बता देते हैं। लास्ट में जब हम रोल टेकिंग करते हैं तो फिर मुझे पता चलता है, जैसे मान लीजिए हम किसी टीम में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या पता चलता है कि उस टीम के जितने भी लोग हैं, उन लोगों की जो भी एटीट्यूड्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम इनको पर्सनली इतना हम नहीं हमारे क्लोज़ होते हैं, लेकिन फिर भी इनके आइडियाज़ हमको हर तरह से प्रभावित करते हैं, और मुझे लगता है कि मे बी ये सही कर रहे हैं। फिर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे जब इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि हमारे घर परिवार इन सब के सदस्य नहीं हैं, लेकिन बाहरी लोग हैं, फिर भी हमको ये प्रभावित करते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ इंटायर टीम, कम्युनिटी, ग्रुप जो भी होता है वो क्या होता है, जनरलाइज्ड अदर होता है। तो अगर आपको भी इतने अच्छे से समझना है, देखना है, तो आप जाके एक बार उसे ज़रूर देख लेना। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो बहुत ही शॉर्टकट में और विद एग्जांपल आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने वहाँ से देखा होगा, तो बहुत ही अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है मैचिंग वाला क्वेश्चन। और अब आपने देख ही लिया है कि जिस चीज़ से दूर भागेंगे वो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी, तो आपको बिल्कुल भी दूर नहीं भागना है, बल्कि और करीब आके इंटरेस्ट के साथ इस पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा अल्फ्रेड टूर्स का क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड टूर्स का हो जाएगा लाइफ वर्ल्ड, और लाइफ वर्ल्ड उन्होंने लिया है हॉटस्टार से। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा बोरदेयू का कल्चरल कैपिटल, और उसके बाद कॉम्ट का पॉजिटिविज्म, और कार्ल मार्क्स का एलिनेशन। चलो ये तो इंटरेस्टिंग था। तो यही बोलते हैं ना, किसी चीज़ से पीछे नहीं भागना है, वरना वो परेशान करेगा, और जितना हमने इसको अच्छे से लिया उतना ही इसमें हमको इंटरेस्ट आने लगा, और बहुत ही आसानी से हमको आंसर मिल गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है हु क्लासिफाइड सोशल स्ट्रक्चर एज अ एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड जर्नल स्ट्रक्चर। तो ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कॉन्सेप्ट की वीडियो में, किसने वास्तविक संरचना एंड सामान्य संरचना में भेद किया है। और ये तो बहुत ही बेसिक है, बहुत आता रहता है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखेंगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो किसने बोला, दुर्खेम, लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन या फिर नेडल। तो ये है ब्राउन ने जो संरचना है उसको 2 भागों में बांटा, एक्चुअल और जनरल, वास्तविक और सामान्य संरचना में बांटा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 50 है, क्योंकि ये हमारा इसमें जीएस भी इंक्लूड है, तभी यहाँ पे 100 आपको दिख रहा है, ये 100 नहीं 50 है। तो इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विवाह प्रथाएं पूरी तरह से संपत्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए पसंद की जाती हैं। तो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको बहुत आसानी से एक ही बार में पढ़ने में समझ में आ गया होगा। पूछ क्या रहा है, कौन प्रोटेक्ट करता है, फैमिली एंड प्रॉपर्टी को कौन प्रोटेक्ट करता है, यानी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो अब आप देखो, लेवीरेट में क्या होता है, कुवैत में क्या होता है, फैटर्नल पॉलीआंड्री में क्या होता है, सोरोरल में क्या होता है, पोर्टलैच में क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे अगर मैं फाइंड आउट करूँ इस क्वेश्चन को, तो लेवीरेट तो ये तो प्रैक्टिस है वो मैरिज की, फैटर्नल भी में वही होता है, सोरोरल में भी वही होता है। कुवैत प्रथा में क्या होता है आपको पता ही है,
साथ में कष्ट सहना होता है। और तो उसमें जब हम ये करेंगे तो क्या हम उसमें अपनी फैमिली को जो भी प्रॉपर्टी है वो हम उसमें प्रोटेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी से उसमें क्या मतलब है। उसके बाद अगर हम बात करें पोर्टलैच की, तो उसमें हम संपत्ति का ही दिखावा करते हैं, तो कैसे प्रोटेक्ट होगी। तो हम इसको निकाल देंगे, बी एंड सी को बाहर निकाला तो क्या बचा, बी एंड सी सारे ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। तो फिर आंसर देख लेते हैं क्या है इसका, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। तो कई बार क्वेश्चन के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको देख कैसे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत आसानी से समझ में आता है। जैसे इसने कहा कि प्रॉपर्टी को देखना है, अब ये सब तो प्रॉपर्टी की बात, ये तो कहते हैं कि जितना ही खर्च करोगे उतना ही अच्छा स्टेटस होगा, कुवैत में सिर्फ कोई बात ही नहीं होती, तो इन दोनों को हमने निकाल दिया। तो आपको भी जब क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में ऐसे दिक्कत आए कि कैसे फाइंड करें, तो आप भी ऐसे ट्रिक फॉलो करना। तो इस तरह से हमने अभी यूजीसी जो नेट का हमारा 2025 का सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम था, उसके हमने सिर्फ़ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस किए, 50। अभी हमें करने हैं 51 से 100। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, तो मैं उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। और तब तक के लिए आपको जितने भी ये कॉन्सेप्ट या फिर बुक्स या फिर डेफिनेशन या जो भी आपको अलग लगा है, तो उसे आप नोट कर लीजिए और उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा जब तक आपको वो पूरी तरह से लर्न ना हो। अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, और तब तक पढ़ाई करनी है जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। तो मंजिल जिसकी भी जो है वो डेफिनेटली मिलेगी, जो भी जिसका एम है वो मिलेगा, बस आपको अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ करनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।